नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल के एक नए लेक्चर में। बहुत खुशी हुई, लास्ट हमने डीओपी का जो बेसिक्स आपको पढ़ाया था उसको आपको बहुत मज़ा आया पढ़ के। सभी के स्कोर्स को देख के बड़ी खुशी हुई, सबके स्कोर्स बहुत अच्छा है, सबके 25 के ऊपर है 35 में। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आप अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं एग्ज़ाम में अगर आप लोग फॉलो करें ध्यान से। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर का जो बाद वाला जो लेक्चर है वो है सेकेंड लेक्चर। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। बहुत इंपॉर्टेंट गाइड, ये गाइड आपने पढ़ लिया आपके इंस्पेक्टर वगैरह एग्ज़ाम तक काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे और ये आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत लंबा लेक्चर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं कि छोटा से छोटा हो। इस बार जो आप लोग नोट्स देख रहे हैं, हमने पिछले नोट्स को और कंसाइज करने की कोशिश की है और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। हम बस चाहते हैं आप लोग का प्रमोशन हो जाए और सर्कल टॉपर और डिवीज़न टॉपर का हम आप लोगों को एम कर रहे हैं कि आप लोग बनेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील करता है इनलैंड पोस्ट से, यानी हमारे भारतीय जो डाक है इसमें क्या क्या चीज़ें है, रूल्स एंड रेगुलेशन से। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पहले देख लेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि डिपार्टमेंट चलता कहाँ से। शुरू करेंगे डाक भवन से। संगठन, डाक भवन में बैठता है एक टीम और एक पूरा बड़ा ग्रुप जो पूरे इंडिया का पोस्ट ऑफिस कैसे चलेगा, क्या रूल्स आएंगे, सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड होती है। तो ये डाक भवन का फ़ोटो भी हम आपको शेयर करेंगे अपने इंस्टाग्राम में भी ज़रूर आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग रील्स वगैरह हम डालते हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड। अभी डाक भवन में जब हम गए थे तो उससे रिलेटेड भी हमने डाली है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आ जाता है कंट्रोल, किसके हाथ में नियंत्रण है। तो आपको बता दें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है, जो प्रशासनिक कंट्रोल है, वो नियंत्रण है, वो है डीजी के हाथ में, डायरेक्टर जनरल। सबसे बड़े कौन हुए? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो ये कहाँ बैठते हैं? डायरेक्टरेट में बैठते हैं जो कि है नई दिल्ली डाक भवन में। तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़ जो एपेक्स बॉडी है, जो सबसे बड़ा बॉडी है डिपार्टमेंट में, यानी सबसे बड़ा टीम जो है, सबसे सीनियर टीम जो है उसको कहते हैं हम पीएसबी यानी पोस्टल सर्विस बोर्ड। ठीक है, इसमें 6 मेंबर होते हैं। 6 मेंबर कौन कौन होते हैं? मेंबर पर्सोनल, मेंबर ऑपरेशन, मेंबर टेक्नोलॉजी, मेंबर पीएलआई, मेंबर बैंकिंग एंड डीबीटी और मेंबर प्लानिंग। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेंबर हो जाते हैं। और एक परमानेंट इनवाइटी जो होते हैं वो है एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र, एएसएफए कहते हैं इन्हें। और ये हमेशा परमानेंट इनवाइटी होते हैं, यानी हर मीटिंग में ये होंगे ही होंगे, इनके बिना नहीं चलेगा क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये चीज़ आपने याद रखनी, इनके नाम क्या क्या है वो ज़रूरी नहीं है, डीजी का नाम याद रख लीजिएगा, जो भी करंट डीजी होगा एग्ज़ाम के टाइम पे वो आप लोग देख लेंगे। और ये चीज़ है। तो मेंबर पर्सनल, ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, पीएलआई, बैंकिंग एंड डीबीटी और प्लानिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हमारा सेकंड जो क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 था कंट्रोल, क्लॉज नंबर 2 है टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, कितने तरीके के पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो ये तो सभी को पता है, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस या ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इन्हें एचओ, एसओ और बीओ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एचओ आप फोटो देख पा रहे होंगे। एचओ जो होता है वो नॉर्मली शहर में, टाउन में होता है, अच्छे शहर में होता है और इस तरह की बढ़िया बिल्डिंग होती है। इसके बाद आ जाता है एसओ, फिर बीओ जो गांव में होते हैं, है ना। तो एचओ के बारे में जान लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ा भाई है एचओ। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है चीफ ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो चीफ हो गया आपके फैमिली का चीफ, आपके फादर या जो भी सीनियर मेंबर होता है वो एक गार्जियन की तरह बनता है। तो ये एक गार्जियन है। ये अगर देखिए, ये अगर पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट ऑफिस है अलग अलग शहर में आपके सर्कल में, तो जो मेन पोस्ट ऑफिस होगा, ठीक है, हेड पोस्ट ऑफिस उसे कहेंगे। ठीक है, तो ये चीफ होता है, इनका चीफ हो गया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट चीज़, इनका क्या काम है? तो आपको बता दें, इनका काम होता है अकाउंटिंग, ठीक है, और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो जितने भी पोस्ट ऑफिस इनके अंडर में आते हैं और खुद का भी
अकाउंटिंग वगैरह करना, कितने पैसे दिन के बने, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें सेल हुई, सारी चीज़ें, सारा ब्यौरा इनके पास रहता है। और सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, बैंक कितने पीएलआई अकाउंट खुले, कितने बैंक में पैसे आए, सारी चीज़ें इन लोग के अंडर में होती है। ये अपना भी करते हैं, एसओ का भी करते हैं और बीओ का भी करते हैं, ठीक है। सिंपल है और क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं जो हेड होगा हेड पोस्ट ऑफिस का, वो सिंपल वे में हेड पोस्ट मास्टर ही कहलाएगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके नीचे आ जाता है, इसका जो बीच वाला भाई है वो होता है सब पोस्ट ऑफिस, जिसे एसओ कहते हैं। और ये रिपोर्ट करता है हेड पोस्ट ऑफिस को, अपने ऊपर बड़े वाले भाई को करेगा, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं वो सब पोस्ट मास्टर, एसपीएम सब पोस्ट मास्टर होते हैं। अब सब पोस्ट ऑफिस को हम लोग अगर बांटे तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहले तरीके में हम लोग इसको ऐसे बांट सकते हैं कि एक हो गया डिलीवरी पोस्ट सब पोस्ट ऑफिस एसओ, और एक हो गया नॉन डिलीवरी एसओ, ठीक है। तो जो ऐसे में डिलीवरी की फैसिलिटी है वहाँ पे उसको हम डिलीवरी कहेंगे, और जहाँ पे कोई पोस्टमैन वगैरह नहीं अटैच है तो उसको नॉन डिलीवरी कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इस तरह से हम लोग ऐसो को बांट सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा मुख्य डाकघर, हायर सिलेक्शन ग्रेड और लोअर सिलेक्शन ग्रेड, इस वे में भी हम लोग इसको बांट सकते हैं। और दूसरा जो वे हो गया, तीसरा वे हो गया ट्रिपल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस, डबल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस, या सिंगल हैंडेड, ठीक है। कितने लोग हैं उसमें, कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको बांट दिया जाता है। जो ट्रिपल हैंडेड होता है उसको ए दे दिया जाता है नाम, डबल हैंडेड को बी और सिंगल हैंडेड को सी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है सब पोस्ट ऑफिस कितने तरीके के होते हैं, पर ये ज़रूर पूछा जाता है कि पोस्ट ऑफिस कितने तरीके के होते हैं। तो ये आपको 3 पता होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जामिनर का फेवरेट है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ। अब इसमें से जो सवाल आता है कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस कितने समय तक खुला रहता है मैक्सिमम, तो आपको बताना है 5 घंटे, मिनिमम कितने, 4 घंटे। हेड कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। किसको रिपोर्ट करता है, या तो एसओ को या एचओ, जिससे भी अटैच है उसको रिपोर्ट करता है। तो ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 क्लॉज जो इस पेज में हमने पढ़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको बता दें कि जो क्लास 1 फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस होता है, जिसको हम ए कैटेगरी भी देते हैं, उसके जो हेड पोस्ट मास्टर होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर कहलाते हैं। जो सेकंड क्लास पोस्ट ऑफिस होता है, जो उसको बी कैटेगरी भी कहा जाता है, उसके सीनियर पोस्ट मास्टर हेड होते हैं। और जो थर्ड क्लास यानी क्लास 3 और ग्रुप सी होता है, तो उसको प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर संभालते हैं। तो इस तरह से क्लास भी बटे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग नाइट पोस्ट ऑफिस यानी रात्रिकालीन डाकघर, ठीक है। तो इसका जो टाइम फिक्स किया जाता है, ये फिक्स किया जाता है हेड ऑफ द सर्कल द्वारा। सर्कल के हेड कौन होंगे, सबसे बड़े वो होते हैं सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नाइट पोस्ट ऑफिस एक तो बहुत बार इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इसमें 2 चीज़ आप लोग को कंफ्यूज कर सकती है कि हेड पोस्ट ऑफिस का टाइम कौन फिक्स करता है। तो हमेशा याद रखिएगा टाइम जो फिक्स किया जाता है वो किया जाता है हेड ऑफ द सर्कल द्वारा, सीपीएमजी द्वारा। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम फिक्स होता है, इसको एक्सटेंड कौन कर सकता है, यानी इसको बढ़ा कौन सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टर जनरल यानी डीजी, ठीक है। तो ये बढ़ा सकते हैं कितने बजे तक, रात को 8:30 बजे तक बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको नाइट पोस्ट ऑफिस कहते हैं, क्योंकि रात 8:30 बजे तक बढ़ जाता है। नॉर्मली आपको पता ही है पोस्ट ऑफिस 4 बजे 4:30 बजे तक बंद हो जाता है, सबका अलग अलग टाइम होता है, लेकिन 8:30 बजे तक बढ़ा दिया, इसलिए उसका नाम हो गया रात्रिकालीन डाकघर। इनफैक्ट रात तक तो अलग बात थी, रविवार को भी इसको खोला जा सकता है, और अगर रविवार को खुलता है तो इसका टाइम होता है 10 बजे से 5 बजे। तो कोई भी नाइट पोस्ट ऑफिस में काम करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्लॉज, समझ में आ गया, बहुत कुछ टफ नहीं है। अब आते हैं हम 4th नंबर, जो कि है हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब मोबाइल वाला बैंकिंग मत समझ लीजिएगा। मोबाइल पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है इस तरह का एक वैन होता है, ठीक है, एक वैन हो गया, और वो क्योंकि चल सकता है तो उसको हम कहते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अब इसमें इस तरह से यहाँ पे खिड़की हो जाएगा, या इस तरफ खिड़की खोल दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस विंडो बना दिया जाएगा, लेटर बॉक्स भी अटैच कर देंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे आपका
मोबाइल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये होता है मूविंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, वैन में बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें स्टम्प्स और स्टेशनरी बेची जा सकती है, और सरफेस मेल बुक किया जा सकता है। मेल्स में जितना भी आर्टिकल है उसकी बुकिंग हो सकती है, रजिस्टर मेल की भी बुकिंग हो सकती है, एयर पार्सल की बुकिंग भी हो सकती है। चेन्नई और नागपुर जो है वो मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। आपको पता है ये गाइड ये अपडेटेड नहीं है, बस पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस अभी नया आया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ चेंजेस है वो हम आप आगे पढ़ेंगे, पर इसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, और ये चीज़ पुरानी है, अब तक बहुत कुछ चेंजेस आ गया होगा बट है नहीं गाइड में, तो हमें पढ़नी भी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हो गया मोबाइल पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस में कुछ चीज़ें हम अभी यहाँ पे मिस कर गए थे, और ये था कि कंट्रोल किसका होता है, ये भी डीजी का होता है। ठीक है, डीजी के हाथ में नाइट पोस्ट ऑफिस की पूरी कमान होती है, तो टाइम एक्सटेंड करना और सारा नियंत्रण डीजी के हाथ में होता है। अब नाइट पोस्ट ऑफिस क्या करता है, अगर उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया क्या, तो उसमें क्या किया जाता है, तो आपको बता दें, एक्सटेंडेड आवर्स में उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग ली जाती है, आईपीओ सेल किए जाते हैं, स्टम्प्स वगैरह सेल किए जाते हैं, और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट भी होती है। शाम 7 बजे तक ही होती है, वो रात 8:30 बजे तक नहीं, शाम 7 बजे तक होती है। ठीक है, अभी आईपीओ जो है इंडियन पोस्टल ऑर्डर, अब इसकी 4 कैटेगरी बना दी गई है। कौन कौन सी कैटेगरी वो हमने लास्ट उसमें बता दिया है। ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ये नाइट पोस्ट ऑफिस में। संडे को और हॉलीडे को भी खोला जा सकता है, जैसा हमने आपको बताया। संडे को यहाँ पे हमने बता दिया था खोला जा सकता है, और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन भी खोला जा सकता है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ठीक है, तो ये चीज़ है। पर इस दिन में कोई डिलीवरी नहीं होती, या फिर मनी ऑर्डर या सेविंग बैंक का पेमेंट नहीं होता, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोबाइल पोस्ट ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस, दोनों साथ साथ में याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नाइट पोस्ट ऑफिस में बस इतना आपको याद रखना है कि इसको रात 8:30 बजे तक खोला जाता है, और एक्सटेंड डीजी करते हैं, तो ये चीज़ है। टाइम फिक्स कौन करता है ये भी याद रखना है, कंट्रोल याद रखना है। एक्सटेंडेड आवर्स में क्या क्या होता है ये ज़्यादा सवाल हमने नहीं देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, लेकिन संडे और हॉलीडे का टाइमिंग यहाँ से आता है। नेक्स्ट आपका मोबाइल जो पोस्ट ऑफिस है, इसमें याद रखिएगा इसमें क्या क्या बेचा जा सकता है, बस इतना याद रख लीजिए, और बाकी कुछ ज़्यादा सवाल नहीं आता है इसमें। अब आते हैं हम 5th क्लॉज में, जो कि है हमारा बिजनेस आवर्स यानी कार्यकाल। अब यहाँ पे पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के वजह से बदलाव आया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इस साल इसमें आने के चांसेस, एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसमें क्या है, बिजनेस आवर में क्या बदला गया है, एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है। पहले देखिए, जो आपका बिजनेस आवर्स होता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आप लोगों के जो CPMGs होते हैं, RPMG या सुपरिटेंडेंट, वो एग्जैक्ट टाइम देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक करना, और हर पोस्ट ऑफिस का अलग होता है। पर एक गाइडेंस के लिए यहाँ पे टाइमिंग दे दी गई है, वो हम देख लेते हैं। इंक्वायरी, कोई किसी को भी कोई इंक्वायरी करनी होती है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, प्रोडक्ट एंड सर्विस से रिलेटेड, तो वो पूरे दिन कर सकता है, कभी भी आके कर सकता है, पूरे वर्किंग आवर्स में कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई काउंटर सर्विस कस्टमर चाहता है, जैसे उसको बुकिंग करवानी है किसी आर्टिकल की, पोस्ट करना है, प्रीमियम वगैरह भरने हैं, तो इसके लिए निर्धारित कर दिए गए हैं 6 आवर्स। ठीक है, यानी 6 घंटे, इतने 6 घंटे के अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। अब ये 6 घंटे कितने बजे से 10 बजे से, या कितने बजे तक होंगे, या 11 बजे से होंगे, या 9 बजे से होंगे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, CPMG, RPM या पोस्ट मास्टर जनरल या नॉर्मल सुपरिटेंडेंट के हाथ पे है ये। ठीक है, तो ये हो गया। जो थर्ड कैटेगरी है वो है मनी से रिलेटेड, जैसे ये आपका मनी ऑर्डर का पेमेंट हो गया, इंडियन पोस्टल ऑर्डर का हो गया, ये भी 6 घंटे फिक्स होता है। ठीक है, और सेविंग बैंक से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो गए, इसके 6 घंटे। तो ये 4 कैटेगरी है, याद रखिएगा। इंक्वायरी का पूरे वर्किंग आवर्स, बुकिंग पोस्टिंग वगैरह का, काउंटर सर्विस का 6 घंटे, मनी से रिलेटेड, IPO EMO से रिलेटेड 6 घंटे, और सेविंग बैंक से रिलेटेड 6 घंटे। मतलब डिपार्टमेंट में 6 घंटे जो दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है
जो एग्जैक्ट टाइम होता है कि कस्टमर या से कैसे कब डील करना है, कितने घंटे तक डील करना है, डिलीवरी कब होनी है, ये सब CPMG RPMG यानी रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल और सुपरिटेंडेंट वगैरह मिलके फिक्स करते हैं। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि एक दिन एक्स्ट्रा भी खुले संडे को या हॉलीडे को, तो ये भी CPMG या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत कुछ इसमें कन्फ्यूजन का नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आया अभी तक। ठीक है, अब आते हैं हम स्टेशनरी आरएमएस में। जो आरएमएस के पोस्ट ऑफिस तो नहीं कहेंगे, आरएमएस के जो स्टेशनरी ऑफिस होते हैं उसमें क्या क्या किया जाता है, तो उसमें बता दें, उसमें रजिस्टर आर्टिकल की बुकिंग होती है, स्टम्प्स और स्टेशनरी सेल किए जाते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारा 6th क्लॉज जो कि डिलीट हो गया है, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 7th क्लॉज है हमारा बिजनेस डन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। ठीक है, क्या बिजनेस से यहाँ पे ये मतलब है पोस्ट ऑफिस के जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह और आर्टिकल बुकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, बिजनेस का मतलब है। ठीक है, तो कौन कौन से बिजनेस संडे और हॉलीडे को किए जा सकते हैं, तो जैसे हमने आपको बताया सिर्फ नाइट पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा ऑफिस है जो संडे और हॉलीडे को काम करता है। ठीक है, और लेटर बॉक्स का कोई क्लियरेंस नहीं होगा, यहाँ से सवाल आया था एक बार कि लेटर बॉक्स क्लियरेंस होता है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है, ठीक है, ये जो एक कैटेगरी है पोस्टल आर्टिकल की, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इसको संडे को और पोस्ट ऑफिस को एक्सेप्ट किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जा सकता है, PSO, RMS या नाइट पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो RMS का स्टेशनरी ऑफिस हो गया, PSO हो गया। ठीक है, और ये सारे जगह में इन ऑफिसेज में आप लोगों का रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए स्पेशली संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन हो गया या हॉलीडे में भी लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही है, तो क्यों बिज़नेस अपना ख़राब करना, इसलिए इस दिन भी इन जगहों में खोली जाती है पोस्ट ऑफिस को, बस रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब पोस्ट ऑफिस हॉलीडे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। पोस्ट ऑफिस हॉलीडे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है हर सर्कल का, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 हमें जो जो हॉलीडे दिए गए हैं वो है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, बकरी ईद, मुहर्रम, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती और महावीर जयंती, प्लस अपने अपने स्टेट के 5 और हॉलीडे इंक्लूड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गाइड। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 9th, और ये है हमारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक को पूर्व भुगतान करना, डाक शुल्क होता है ना, जो पेमेंट होता है उसको प्री पेमेंट क्यों करना चाहिए, प्रीपेड क्यों करना चाहिए, पूर्व में भुगतान क्यों करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग पूर्व भुगतान कर देते हैं तो आपकी जो अपने कस्टमर ने जो भी आर्टिकल डाला उसकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और कोई डिटेंशन नहीं होता, यानी जब्त नहीं किया जाता, इसलिए हमेशा पोस्टेज यानी डाक शुल्क को अदा कर देना चाहिए पूर्व में ही, पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट, ये है पोस्टेज स्टम्प और स्टेशनरी। पहले पोस्टेज स्टम्प देखेंगे, तो पोस्टेज स्टम्प्स आप सभी को पता ही है, स्टम्प्स जो होता है आपको हिंदी में इसको कहते हैं डाक टिकट, और ये यूज़ किया जाता है कि किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी डाक का भुगतान करने के लिए। किसी आर्टिकल को अगर भेजना है तो उसके लिए हम लोग एक डाक टिकट लगा देते हैं। ठीक है, इसकी अथॉरिटी जो दी गई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, और अभी एक्सक्लूसिवली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास है। अभी बहुत सारे रेगुलेशंस आने के बाद सुनने में आ रहा है दूसरे डिपार्टमेंट भी सेल कर पाएंगे। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस पोस्टेज स्टम्प्स के साथ रेवेन्यू स्टम्प भी सेल करता है। यानी ये सवाल आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पूछा गया था क्या पोस्ट ऑफिस करता है या नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल करता है, पर इसका इस्तेमाल डाक शुल्क अदा करने के लिए यानी कि पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्लॉज से। आई इसके नीचे एक फिलेटेलिक ब्यूरो से रिलेटेड PO गाइड 1 में बताया था कि फिलेटेलिक ब्यूरो क्या होता है। पहले तो आप फिलेटेलिक शब्द का हमेशा याद रखिएगा, हिंदू वालों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जब भी फिलेटेलिक शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है स्टम्प से रिलेटेड कुछ बोला जा रहा है। तो फिलेटेली होता है कलेक्शन ऑफ स्टम्प, यानी स्टम्प को जमा करना। स्टम्प्स आपको पता ही है, नेशनल फिलेटेलिक स्टेडियम म्यूज़ियम में अभी रिसेंटली हम गए थे। आप लोग भी अगर दिल्ली में कभी जाते हैं तो नेशनल फिलेटेलिक म्यूज़ियम में ज़रूर जाइएगा, जो कि डाक भवन में ही है।
ग्राउंड फ्लोर में बहुत बढ़िया सा बनाया हुआ है और बहुत ही सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी। अपने परिवार के साथ दिल्ली में जब भी जाते तो ज़रूर जाइएगा। तो इसमें फिलेटेली का मतलब होता है कलेक्ट करना स्टम्प्स को, ठीक है, स्टैम्प को कलेक्ट करना और स्टडी ऑफ स्टैम्प, इसको पढ़ना भी। तो स्टैम्प को कलेक्ट करना, स्टैम्प को इसके बारे में पढ़ना, ये सारी हॉबी एक होती है, उसको फिलेटेली कहते हैं। पर फिलेटेली ब्यूरो क्या होता है? तो आपको बता दें, बड़े बड़े जो पोस्ट ऑफिस होते हैं बिग सिटीज़ में, जो जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, उसमें एक अलग सा सेक्शन या डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिसको हम फिलेटेलिक ब्यूरो कहते हैं। और वहाँ जाके लोग को स्टम्प खरीदना है या कुछ पूछताछ करने वहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। जब भी हमें फिलेटेली से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी होती है या फॉरेन से रिलेटेड होती है, ओवरसीज जिसे कहते हैं, फॉरेन ऑर्डर करना है, ठीक है, फॉरेन से रिलेटेड कोई भी फिलेटेली से होता है, तो उसमें विदेशी ऑर्डर होता है, तो उसमें हमें इंडियन फिलेटेलिक ब्यूरो जो बॉम्बे जीपीओ के अंदर है वहाँ कॉन्टैक्ट करना होता है। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा जीपीओ है या जगह है जहाँ पे आपको फॉरेन जितने भी ऑर्डर करने हैं, फॉरेन के स्टम्प्स वगैरह, वो यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब आते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, और वो की है 11th क्लॉज, हमारा फ्रैंकिंग मशीन, और एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहने वाला टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये कंफ्यूज करता है लोगों को, तो उनको यहाँ से क्वेश्चन बनाने में बहुत मज़ा आता है। पर हमने भी इतना आसान बना दिया आपके लिए, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहले तो ये इस तरह का फ्रैंकिंग मशीन होता है, आप लोग देख सकते हैं, और ये जो इसका एक वीडियो भी हम डाल देंगे कि कैसा काम करता है। फ्रैंकिंग मशीन क्या होता है? ऑटोमेटिक आप लोगों का स्टम्प छापने की एक मशीन होती है। जल्दी से आप चिपकाने से अच्छा है, जल्दी से मशीन में वो छाप देता है, ठीक है। जितने भी अमाउंट का आपको पोस्टेज पे करना है वो स्टम्प के थ्रू कर देता है। तो जब हम वीडियो डालेंगे उसमें आपको दिखा भी देंगे, ठीक है। स्टम्पिंग मशीन है ये फ्रैंकिंग मशीन, और ये दो तरीके की होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन EFM, और दूसरी होती है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन यानी RMFM। और RMFM लेटेस्ट मॉडल है, और ये अभी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी कहीं कहीं जगह पे होता है, और ये मोस्टली डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए होता है। और ये रेड कलर का इंक जो है देता है, ठीक है, जो छाप देगा स्टम्प का वो होगा लाल कलर का। और इसमें दो तरह के डाई का इस्तेमाल होता है, एक वैल्यू डाई और एक लाइसेंस डाई, बस इतना याद रखिएगा, ये सवाल आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रैंकिंग मशीन में हमें ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि ये डिपार्टमेंटल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर का इंक देता है और दो डाई इस्तेमाल होती है, वैल्यू और लाइसेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन। ये लेटेस्ट है, अभी 2010 के बाद से चल रहा है, और 2 मीटर होते हैं इसमें, एक असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर, ठीक है। सवाल आए तो ये आप लोगों को टिक करना है। अब थोड़ा सा हम रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन के बारे में नोट बता देते हैं, यहाँ लेटेस्ट है, ये PO गाइड 1 में नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बता देंगे। ये हम लोग 2010 से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इसको DG फ्रैंक प्लस कहा जाता है। इसका जो कमर्शियल नाम रखा गया है इस फ्रैंकिंग मशीन का, DG फ्रैंक प्लस, ठीक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है वो होता है इंजेक्ट प्रिंटिंग का, और इसमें जो फ़ी पे किया जाता है कस्टमर्स द्वारा, तो वो पेमेंट के थ्रू कर देते हैं, ठीक है। और इसको बहुत सारी कंपनीज बनाती है, पर जो मेजर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इसको, उसका नाम है पिटनी बॉस और नियोपोस्ट, इस तरह के और भी है बहुत सारे डीलर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया DG फ्रैंक प्लस, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। फ्रैंकिंग मशीन अगर आपको इस्तेमाल करनी है किसी भी को तो उसको एक लाइसेंस लेना होता है, और वो लाइसेंस 3 तरीके का होता है, जो कि सवाल आता भी है। 3 तरीके का लाइसेंस होता है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल लाइसेंस, जिसको व्यक्तिगत लाइसेंस भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरा होता है कमर्शियल यानी व्यावसायिक, और तीसरा होता है डिपार्टमेंटल यानी विभागीय। तो ये 3 तरीके के लाइसेंस है, और 3 तरीके के लाइसेंस अलग अलग जगह में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कमर्शियल अगर बात करें तो ऑनलाइन मिलेगा, और डिपार्टमेंटल के लिए काउंटर में आके पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो इसकी अथॉरिटी सुपरिटेंडेंट के पास होती है, यानी इनको एप्लीकेशन देना होता है, और
कमर्शियल की बात करें, ऑनलाइन तो आप लोग कर लेंगे, लेकिन अथॉरिटी जो देगा वो होगा एस सुपरिटेंडेंट। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये आता है, जो डिपार्टमेंटल वाला है वो काउंटर में आप लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन पीएमजी के पास अथॉरिटी होती है। पीएमजी मतलब पोस्ट मास्टर जनरल, और नॉर्मली अब सीपीएमजी हो जाएंगे, पर इसमें जो गाइड के अकॉर्डिंग पीएमजी हम लोग मानेंगे। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन की जो अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी जो है वो है डीजी, डायरेक्टर जनरल। और इसकी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, स्टार मारे हुए हमने जो जो इंपॉर्टेंट है। वैलिडिटी 5 साल की होती है इसकी। ठीक है। फ़ीस के बारे में अगर कभी सवाल आए तो याद रखिएगा, 375 रुपीज़ इसका फ़ीस होता है। ठीक है। और रिन्यू अगर करना चाहे तो रिन्यू आप लोग जब भी करना चाहे कर सकते हैं। अगर वैलिडिटी जो दी गई है, ये जो 5 साल की वैलिडिटी, इसके अंदर अगर आप लोग कर लेते हैं तो 375 रुपीज़ ही लगेंगे। लेकिन अगर वैलिडिटी से एक दिन बाद भी किया तो आपको 475 लगेगा। इसका मतलब है इसमें 100 रुपये की पेनल्टी ऐड हो जाएगी। ठीक है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स बहुत है, अगर आप अभी पीओ गाइड 1 रियल में खोल के देखेंगे तो आप लोग पूरा सोचेंगे चलो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते ही नहीं, क्योंकि इतना उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया था। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको शॉर्ट बनाने की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज भी दे दिया, ए बी सी डी, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारा जो फ्रैंक आर्टिकल होता है, वो केवल पोस्ट ऑफिस विंडो में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी अगर आपने फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल किया है, किसी भी आर्टिकल ने, कस्टमर आए, उन्होंने फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल किया है, अब उसको वो लेटर बॉक्स में नहीं डाल पाएंगे, अब उसको काउंटर में ही जमा करना पड़ेगा। अगर लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उसको अनपेड मान लिया जाएगा, अनपेड आर्टिकल। ठीक है। ये सवाल आया था, अगर किसी भी फ्रैंक आर्टिकल को, फ्रैंक आर्टिकल मतलब जिस आर्टिकल में उसका छाप लग चुका है फ्रैंकिंग मशीन का, उसको अगर लेटर बॉक्स में डाल दिया तो क्या होगा उसके साथ, तो उसको अनपेड माना जाएगा, अवेतनीय माना जाएगा। ठीक है। चलिए, तो फ्रैंकिंग मशीन के प्राइस या लिमिट में कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है फ्रैंकिंग मशीन की कि कितने रुपए का स्टम्प छपवा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट चीज़, जो सेंडर होता है, जो भी आर्टिकल भेजने के लिए आया है फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करके, उसका जो है 2 SOM लगते हैं, 2 SOM यानी स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग और विंडो टिकट लेके आना होता है। SOM का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग। जो भी सेंडर होता है उसको ये चीज़ लेके, 2 चीज़ लेके आनी पड़ती है। और कमीशन की अगर हम बात करें या रिबेट की बात करें, तो रिबेट पहले बात कर लेते हैं। रिबेट, अगर आप लोग 5,000 से ऊपर की वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं फ्रैंकिंग मशीन, तो आपको 3% आपको रिबेट मिल जाता है, छूट मिल जाती है। और कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्लियरली जो है समझ में नहीं आ रहा है, पीओ गाइड 1 में इस तरह का लिखा हुआ है। ठीक है। 1/2, शायद ये 1.5% हो, बट इस तरह का ये वाले मार्क, इसको आप लोग राइट मानेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर उसमें इस तरह से लिखी गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ½ % कमीशन दिया जाता है, पर उसको आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। फ्रैंकिंग मशीन यूज़र, अब ये क्या होता है फ्रैंकिंग मशीन यूज़र? देखिए, नॉर्मली फ्रैंकिंग मशीन का यूज़र जो होता है, उनके पास 2 स्टेटमेंट ऑफ मेलिंग होते हैं, और एक होता है कस्टमर रिकॉर्ड बुक के लिए, एक होता है काउंटर के लिए। आपको बता दें, जो फ्रैंकिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, ये कोई जनरल पब्लिक बहुत कम करता है, इंडिविजुअल वाला जो नॉर्मल पब्लिक बहुत कम करता है। अब बहुत ज़्यादा जिनको आर्टिकल भेजने होते हैं, उसी के लिए ये फ्रैंकिंग मशीन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंपनीज, फर्म्स हो गए, इन लोगों के लिए ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिचार्ज में, किस तरह से रिचार्ज होता है इस मशीन का। तो आपको बता दें, जो रिचार्ज होता है वो कैश से भी कर सकते हैं, चेक से भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट से भी, और नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। पहला रिचार्ज जो होगा वो 2,000 रुपये का होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम आप लोग को 2,000 तो करना ही पड़ेगा। और इसके बाद जो रिचार्ज होंगे सब्सिक्वेंटली, वो मिनिमम 1,000 रुपये तक आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। रीसेट कब होता है? जो आपका फ्रैंकिंग मशीन है, जैसे ही 100 रुपये का वैल्यू आ जाता है इसमें, तो इसके बाद आप लोगों को मशीन को ही रीसेट करना पड़ता है। मानिए रिचार्ज नहीं हुआ और वो 100 रुपये तक आ गया, तो रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है। जो फ्रैंकिंग मशीन के बुकिंग डेट्स होते हैं या फ्रैंकिंग के डेट्स होते हैं, यानी जिस दिन छाप मरवाना है, तो उस दिन
वो उसी दिन के होते हैं या एक दिन पहले के भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पहले के भी आप लोग उसमें बुकिंग के डेट्स डाल सकते हैं। ठीक है। फ्रैंकिंग मशीन अगर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है फ्रैंकिंग मशीन का, तो हेड ऑफ़ द डिवीज़न, जैसा कि आपको पता ही है, सुपरिटेंडेंट वगैरह को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। क्या फ्रैंकिंग मशीन में एडवर्टीजमेंट भी अलाउड है? तो आपको बता दें, फ्रैंकिंग मशीन में अलाउड है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। जैसे ये एक आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका फ्रैंक हो गया, इस तरफ तो आपका फ्रैंक लगेगा, यानी स्टैम्प के जगह में फ्रैंक लगेगा, और इस तरफ यानी आपका कौन सा, लेफ्ट हैंड टॉप साइड में आपको एडवर्टीजमेंट के लिए अलाउड होता है। ठीक है। चलिए, अब कैसे हम लोग फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसको ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं? तो हेड ऑफ़ द डिवीज़न से कांटेक्ट करना होता है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, लेकिन ये फॉर्म जो है आप लोगों को थ्रू द डीलर के थ्रू आके ये करवाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो फ्रैंक आर्टिकल होते हैं, यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो सिर्फ 2 पोस्ट ऑफिस से ही पोस्ट किया जा सकता है। मानिए आज आप आए, आपकी एक छोटी सी फर्म है, आपको 1000 आर्टिकल भेजने हैं और उसने फ्रैंकिंग मशीन का इस्तेमाल किया, उसमें छाप मार दिए। अब ये आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में नहीं जा सकते कि किसी भी पोस्ट ऑफिस में, आप 2 पोस्ट ऑफिस स्पेसिफिकली होंगे। एक तो मेन पोस्ट ऑफिस होगा जो लोअर सिलेक्शन ग्रेड या इसके ऊपर के रैंक का होगा वो पोस्ट ऑफिस, और एक दूसरा होगा जो कि सुपरिटेंडेंट बताएंगे। तो सिर्फ 2 ही पोस्ट ऑफिस है, वहीं जाके करवाना है, क्योंकि फ्रैंकिंग मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ठीक है। डाई की अगर हम बात करें, यानी रंग की, तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई होती है, 2 तरीके की डाई होती है, हमने आपको बताया ही था। और जो वैल्यू डाई होती है, वो मोर देन 1 इम्प्रेशन इन 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल में एक से ज़्यादा इम्प्रेशन भी छाप सकती है और अलाउड होता है वो। लेकिन जो लाइसेंस डाई होती है वो बस एक ही इम्प्रेशन, यानी एक ही छाप डालेगा। ठीक है। लेकिन वैल्यू डाई एक से ज़्यादा छाप डाल सकता है, स्टम्प डाल सकता है। अब अगर हम बात करें कौन सा कलर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे पीओ गाइड के अकॉर्डिंग हमेशा ब्राइट रेड को ही सही माना जाता है। भले ही हमने आपको बताया कि आपका जो ये RMFM है, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन, ये ब्लू कलर का इंक देता है, पर मोस्टली रेड कलर सही माना जाता है, क्योंकि गाइड में यही है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है, जो फ्रैंकिंग मशीन होता है वो सील किया जाता है सप्लायर द्वारा, पर जो फ्रैंकिंग मशीन की सप्लाई होती है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा ही होती है, यानी सुपरिटेंडेंट या PMG, आपको पता ही है। तो सील कोई और करेगा और सप्लाई कोई और करेगा। ठीक है। और जब भी हमें फ्रैंकिंग मशीन में रीसेट करना है, जैसे हमने आपको बताया था, 100 रुपये आते ही रीसेट हो जाता है, या डिपॉजिट करना हो, तो जो लाइसेंसी होता है, जिसने लाइसेंस लिया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट, पोस्टल डिपार्टमेंट से, उसको 2-3 चीज़ें लानी होती है। एक तो अपना फ्रैंकिंग मशीन उठा के लाना होता है, जो पोस्ट ऑफिस में लेके आएगा। फिर फ्रैंकिंग मशीन का एक रिकॉर्ड बुक होता है, वो लेके आना होता है, और एक विंडो टिकट लेके आना होता है। ठीक है। ये 3 चीज़। आगे देखते हैं, अगर फ्रैंकिंग मशीन कभी ख़राब हो जाए, रिपेयर करने की ज़रूरत पड़े, तो सप्लायर द्वारा किया जाता है, और पोस्ट ऑफिस के अंदर ही किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। आगे देखते हैं, क्या कोई लेबल यानी पर्ची इस्तेमाल की जा सकती है? जैसे ये एक आर्टिकल है, इसमें एक पर्ची अलग से लगा सकते हैं। तो फ्रैंकिंग मशीन से जितने भी आर्टिकल छापा जाता है, जितने भी स्टम्प्स उसमें अलाउड होती है, पर एक ही होती है, और वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर एक आर्टिकल है, तो यहाँ से एक पर्ची यहाँ से निकाली गई है, लगाई गई है, पर उसमें 1 सेंटीमीटर का होना और एक ही होना चाहिए, और ये राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। और अलग से है तो इसमें सेंडर का नाम और पता लिख देंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर ये पर्ची गुम हो जाती है तो पता तो चले कि किसकी थी। ठीक है। जो वैल्यू है फ्रैंक की, कि कितने रुपए का, स्टम्प भी वैल्यू का होता है ना, 5 रुपये 10 रुपये, तो वो स्टम्प फ्रैंक का जो वैल्यू है वो फिगर में लिखा रहता है और लाल इंक से लिखा रहता है। अभी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो छाप है ये इस तरह का होता है, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लियर नहीं है तो इस तरह का छाप देता है ये, पर ये ब्लू कलर का है। पर हम जैसे पीओ गाइड 1 में हमें बताया गया, हमें रेड कलर राइट मानना है। ठीक है। तो इस तरह का होता है, यहाँ पे देखिए पूरा वैल्यू भी लिखा हुआ है 123.50। ठीक है। इस तरह से लिखा रहता है, फिगर में भी और वर्ड्स में भी लिखा रहता है वो। ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरह का दिखता है, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। अगर कोई इम्प्रेशन एरर आता है, यानी छाप के टाइम पे कोई गड़बड़ हो जाती है और अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा, जैसे होता है ना कभी कभी क्यूआर कोड भी हमें सही से दिखता नहीं, अच्छे से फ़ोटो नहीं आया, तो फेस वैल्यू का 5% काट लिया जाता है। कस्टमर को यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है क्योंकि गलत हो गया, ठीक है। और इसको आपको 3 महीने के अंदर कस्टमर को क्लेम करना होता है। अब आ जाता है, अगर हमें फ्रैंकिंग मशीन चाहिए दूसरे सरकार या मिनिस्ट्रीज़ जो होते हैं, क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो भी तो पोस्टल आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, लेटर वगैरह का, जिसे ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कहते हैं। तो उनको भी कभी कभी फ्रैंकिंग मशीन की ज़रूरत हो जाती है, तो उनको हायर करना पड़ता है, फिर वो डिपार्टमेंट से ही, हमारे पोस्ट ऑफिस से ही करना पड़ता है। पर इसकी जो लाइसेंस की अथॉरिटी है ये ग्रांट की जाती है आपके पीएमजी द्वारा, ठीक है। पोस्ट मास्टर जनरल इसको ग्रांट करते हैं, याद रखिएगा। हायरिंग जब भी दूसरे गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री को देनी हो फ्रैंकिंग मशीन तो पीएमजी करते हैं। और ये जो फैसिलिटी है उसी जगह पे जहाँ पे पोस्टल मशीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनियन होती है, इसी तरह से पोस्टल मशीन रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे होता है, ठीक है। पोस्ट मास्टर जनरल रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं किसी भी वक्त। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, यानी जो पीएमजी होंगे, वो विंडो टिकट दे देंगे उस मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को, और मेंटेन करना पड़ेगा फॉर फ्रैंकिंग मशीन का रजिस्टर और एक रिकॉर्ड बुक, ये दो चीज़ इन्हें करनी होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि आप लोग दो पोस्ट ऑफिस से इसको पोस्ट कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका मेन पोस्ट ऑफिस जो कि एलएसजी पोस्ट ऑफिस के लेवल का उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट होता है आपका एक दूसरा पोस्ट ऑफिस, अदर पोस्ट ऑफिस, जो कि सुपरिटेंडेंट बताते हैं। तो जो मेन पोस्ट ऑफिस हमने बताया था जो कि एलएसजी ग्रुप से ज़्यादा होता है, तो उसके क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, तो वो मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है, लाइसेंसी का रजिस्टर, और एडवांस पेमेंट का एक रजिस्टर होता है, फ्रैंकिंग मशीन का एक रिकॉर्ड बुक होता है और फ्रैंकिंग मशीन का एक लेजर होता है। ये चार चीज़ें मेंटेन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनुअल रेंट और जो पोस्टेज अमाउंट है, ठीक है, जो आपका रेंट हो गया या पोस्टेज अमाउंट हो गया, वो हमेशा एडवांस में पे किए जाते हैं, जो कि 100 से लेके मैक्सिमम 9,900 तक हो सकते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है ACG 7, ये क्या है, ये एक तरह का रिसीट है जो कोई भी मनी पे किया जाता है लाइसेंस से द्वारा, तो वो ACG फॉर्म में, इस फॉर्म में आपको फिलअप करके इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। मशीन जब भी सेट या रीसेट करनी होती है तो वो किया जाएगा किसी पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर PRI या इससे अबव रैंक से, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। कितना टाइम हो गया, तो करीब 40 मिनट का लेक्चर है, और इसको बार बार देखिएगा। ऊपर के तो बहुत इजी है, फ्रैंकिंग मशीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसको अगर आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। इसमें से जो जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उसमें स्टार मार दिए गए हैं, वो सब आप लोग एक बार वीडियो में देखते देखते पढ़िएगा। अपना नोट्स बना लेते तो बहुत बढ़िया, और नोट्स किसी को शेयर नहीं करना क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई गई है आप सभी के लिए। धन्यवाद।